सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल सभी के। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शिवम तिवारी और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खुद के प्यारे से चैनल में जिसका नाम है वी आर जीनियस। बेटा हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसका पार्ट नंबर 2 रहने वाला है। पार्ट नंबर 1 मैं पहले बता चुका हूं जिस पर मैंने आपको बताया था कि मैटर क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, भाई सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस होता है। और अगर अभी तक आप लोगों ने ये नहीं देखा और अगर आप लोगों को ये नहीं पता तो प्लीज मेक श्योर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां जाइए और इसको देख कर आइए। आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी इस चैप्टर की, जहां से आपको मैटर के बारे में पता लगेगा, जहां पर आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पता लग जाएगा और भी जो छोटी छोटी बातें हैं वहां पर हमने कवर करी हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करने के लिए किस तरह से चीजें ये क्या करना पड़ता है। मतलब अभी थोड़ी देर में आपको सब समझ आ जाएगा अब क्या बोलने वाला हूँ क्या नहीं, सारी बातें हम अभी बहुत आसान तरीके से आपको समझा देंगे। तो बेटा ये जो हमारा चैप्टर रहता है ये आसान तो बहुत है, इसके जो कंसेप्ट हैं अगर आप इसको लेकिन ढंग से नहीं पढ़ते तो आपसे इसमें जब अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपसे नहीं बनेंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर आप बिल्कुल ध्यान लगाकर वीडियो को देखें। वीडियो हम बहुत छोटी रखते हैं खासकर 9th क्लास की, जिससे लेक्चर छोटा रहे और उसमें कंटेंट ज़्यादा रहे, ठीक है, और कंटेंट को भी हम अच्छे से एक्सप्रेस करके आप तक पहुंचा सकें। बाकी मैं इसको एक शॉट में भी खत्म कर सकता था इस पूरे चैप्टर को या हमारे जितने भी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, ठीक है, बट मैं वीडियो को कंटेंट को छोड़ रखता हूं कि आपको कम बर्डन पड़े, आप एक बार में उतना पढ़ें। और मेरी बात ध्यान से समझना, खासकर केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए बोल रहा हूँ। अभी तो मैं मेनली केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ आपको, फिजिक्स के लेक्चर्स हमारे हैं कुछ ना कुछ उस पर हमारे अपलोडेड हैं और जो अभी नहीं आए हैं वो धीरे धीरे आ जाएंगे। बेसिकली हम लोग जो केमिस्ट्री की बात अगर करें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो जितना भी मैं पढ़ाऊंगा या जब भी आप लेक्चर देखा करें और जितना भी आप पढ़ें, ठीक है, वहां तक की एनसीईआरटी रीडिंग एक बार जरूर करा करें, ठीक है। इससे आपका नॉलेज बूस्ट होता है, मजबूत होता है और अच्छे क्वेश्चंस, इवन आपको एनसीईआरटी लैंग्वेज भी समझ में आने लग जाती है कि एनसीईआरटी लैंग्वेज क्या है। और उस लैंग्वेज से जब सीबीएसई अपना क्वेश्चन पेपर बनाती है तो वो क्वेश्चंस की आपको लाइनें समझ आती हैं क्योंकि वो एनसीईआरटी लाइनों पे ही बेस्ड होती है, मतलब उनकी लैंग्वेज समझ आती है। देखो, और आपको बुक की लैंग्वेज अगर एक बार समझ में आने लग जाती है ना, तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है कि हम कितना भी पढ़ाते हैं, कुछ एक्टिविटीज होती हैं, कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो सिर्फ बुक्स में होते हैं, हम कई बार उनको डिस्कस कर पाते हैं और कई बार वीडियोस में नहीं डिस्कस कर पाते। इवन ये मेरा ही नहीं है, इवेंचुअली हर एक टीचर का है, वो कितना भी कर ले, अगर वो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको फिर भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। बट हम फिर भी कोशिश करते हैं विद इन द टॉपिक वाइज हम सब कुछ आपको कवर कराएं, ठीक है। सो बस मेरा आपको इतना ही गाइडेंस रहेगा कि आप एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, ठीक है। आ जाइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले टेम्परेचर। क्या होता है टेम्परेचर? टेम्परेचर इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं तापमान, ठीक है। कई बार सुना हुआ है भाई टेम्परेचर बढ़ गया, जैसे कि अभी इस समय दिल्ली में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पर एकदम भली भांति पूर्वक गर्मी लग रही है। अब हमें भगवान से नहीं बोलना पड़ता कि बस इससे ज़्यादा कुछ कर दो, ठीक है, मतलब अच्छी खासी गर्मी बढ़ रही है। अब हम क्या बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। यानी टेम्परेचर है क्या? तो देखो, द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस, ठीक है, कि कितना हमारे पास हॉटनेस है या कितना कोल्डनेस है किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी भी जगह पर हम लोग ये नापते हैं कि वो कितना ठंडा है या कितना गर्म है, यानी उसकी बताते हैं कि कितनी डिग्री ऑफ हॉटनेस है या डिग्री ऑफ कोल्डनेस है। इसी मेजरमेंट को हम टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर क्या होता है? द मेजर ऑफ द, है ना, किसी चीज को मापना, हॉटनेस को मापना और कोल्डनेस को मापना, कौन कितना गर्म है उसको या कौन कितना ठंडा है उसको जो मापा जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर हमको क्या बताता है? द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। आशा करता हूं समझ आ गया। टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है, टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड यूनिट। क्या होता है? स्टैंडर्ड यूनिट। अब देखो स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, जैसे कि एक लेंथ है, लेंथ को आप मीटर में भी नाप सकते हो, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हो, किलोमीटर में भी नाप सकते हो, लेकिन जो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है मीटर। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए कि अगर हमारे पास 10 बच्चे हैं, है ना, तो उन 10 बच्चों से अगर हमने कोई क्वेश्चन दिया तो कोई बच्चा लेंथ का क्वेश्चन है, किसी ने मीटर में निकाला, किसी ने सेंटीमीटर में, किसी ने किलोमीटर में, इससे तो टीचर को भी दिक्कत हो जाएगी। सोचो अगर कोई बुक राइटर है, कोई साइंटिस्ट है, तो अगर वो अपनी थ्योरी दे रहा है तो अगर वो एसआई यूनिट्स में नहीं देगा, कोई अपनी सेंटीमीटर्स में थ्योरी दे रहा है, कोई अपनी मिलीमीटर्स में थ्योरी दे रहा है, मतलब अलग अलग थ्योरीज, तो जब कभी बुक्स को बना के एक साथ इकट्ठा करा जाएगा तो आपको अलग अलग थ्योरी में अलग अलग यूनिट्स में चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और जो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने नहीं करा, बेसिकली एक संस्था, एक यूनिटी होती है जो इसको स्टैंडर्डाइज कराती है कि आप सभी बच्चे, ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन। तो हमको मैं बताऊं, दुनिया में जहां जहां बच्चे टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं,
या जिन बच्चों को भी टेम्परेचर के बारे में पता है या 9वीं क्लास में जो भी हैं उन सबको एसआई यूनिट केल्विन ही पढ़ाई जाती है। यानी अगर आप कल को अपने देश से जाकर किसी और देश में जाते हो तो वहाँ पर भी आप एसआई यूनिट केल्विन ही लोगे, और अगर आप टेम्परेचर की कोई चीज़ लिख रहे हो या मेजर कर रहे हो तो आप उसका आंसर केल्विन में ही दोगे। अब बात समझ आ गई क्या? ठीक है, तो इसी को स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। ठीक है, टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट है केल्विन, और एक और इंपॉर्टेंट यूनिट होती है सेल्सियस। लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं है, ये एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट केल्विन है। लेकिन एक और यूनिट होती है हमारे पास टेम्परेचर की, सेल्सियस। होने को तो 3 यूनिट होती है, एक यूनिट होती है फ़ारेनहाइट, बट हमारे सिलेबस में फ़ारेनहाइट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, एक बात और समझिए, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 केल्विन। कितना होता है? 273 केल्विन। मतलब अगर कहीं पे 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब उस वहाँ पर टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन है। अच्छा, अगर आपको कोई भी चीज़ सेल्सियस में दी हो, किस में दी हो? सेल्सियस में दी हो, और आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना हो, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को बोल दिया, जैसे मेरे को क्वेश्चन दे दिया कि 20 डिग्री सेल्सियस, एक जगह का टेम्परेचर देखा है 20 डिग्री सेल्सियस, बताओ ये टेम्परेचर केल्विन में कितना होगा। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, अगर कोई पास 1 मीटर है उसमें 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर है 200 सेंटीमीटर। तो अगर हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब कितने केल्विन है? तो आपको मैं बता दूं, जब भी आप सेल्सियस से केल्विन में जाते हो तो उसमें आपको ऐड करना पड़ता है 273। तो अगर मेरे को सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो मैं 20 में क्या ऐड कर दूंगा? 273 ऐड कर दूंगा। क्या ऐड कर दूंगा? 273 ऐड कर दूंगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा यहाँ से, 7 8 9 और यहाँ गया 2, तो 293 केल्विन। तो 20 डिग्री में कितना केल्विन होता है? 293। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में पहले 2 क्वेश्चंस इजी बेस पे हैं कि सेल्सियस से केल्विन में बदलो और केल्विन को सेल्सियस में। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको कोई चीज़ केल्विन में दे रखी है, किस में दे रखी है? केल्विन में, और आपसे पूछ ले कि इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? सेल्सियस में, तो आप माइनस कर देंगे कितना? 273 माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दिया हुआ है 373 केल्विन, आपको बोला कि इसको किस में कन्वर्ट करो? सेल्सियस में कन्वर्ट करो, तो इसमें 273 अगर आप माइनस कर दोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 100 डिग्री सेल्सियस। आया क्या बात समझ में? क्या बात आपको समझ में आ रही है? बहुत आसान बात, मैंने आपको कुछ नहीं बताया, मैंने बताया टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर होता है द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस, कि कितना डिग्री ऑफ हॉटनेस है किसी ऑब्जेक्ट का, कितना डिग्री ऑफ कोल्डनेस है, इसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है केल्विन, इसके अलावा एक यूनिट होती है सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होते हैं। सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करना पड़ता है, और केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273 माइनस करना पड़ता है। अगर ये दोनों बातें आपको समझ में आई तो ये 2 क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में करेंगे। ठीक है, क्या कौन कौन से? आपको दे रखा है 17 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, और आपको दिया हुआ है 393 केल्विन, इसको कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस में, और आंसर मुझे कमेंट में करेंगे अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो। चलिए, बहुत बढ़िया बात। इतनी बात समझने के बाद अब हम चलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फटाफट से समझते हैं। हाँ भाई, नींद तो नहीं आ रही है ना? ध्यान दो जरा, क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट? The minimum temperature at which a solid melt become to the liquid at the atmospheric pressure is called the melting point। क्या मतलब सर? क्या मतलब भाई? देखो, कोई भी सॉलिड जो समझते हो ना, सॉलिड हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं सॉलिड क्या होता है। ठीक है, तो सॉलिड एक मैटर ही होता है, उसकी एक अवस्था होती है, या तो मैटर सॉलिड में पाया जाता है, तो लिक्विड में, तो गैस में। चलो मैंने दोबारा बता दिया, कोई बात नहीं। तो अगर कोई भी सॉलिड है, जैसे ये भी एक सॉलिड है, ठीक है, आपके पास पत्थर होते हैं, ठीक है, आपके पास बर्फ होती है, वो भी सॉलिड फॉर्म में होती है। तो जो सॉलिड होती है, ठीक है, जो भी कोई सॉलिड होता है, उसको इतना टेम्परेचर दिया जाए, कितना? उसको उतना टेम्परेचर दिया जाए जिसमें वो मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में बदल जाए। इतना टेम्परेचर, वो टेम्परेचर, चलो इतना नहीं, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, वो टेम्परेचर उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट। जैसे देखो, बर्फ जो होती है ना, बर्फ यानी आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.15 केल्विन। कितना होता है? 273.15 केल्विन। इतना डिग्री केल्विन अगर आप इतना टेम्परेचर दे दोगे किसको? बर्फ को, तो वो क्या कर जाएगा? वो पिघलना शुरू हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? वो पिघल जाएगा। पिघल कर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड
ठीक है, कोई भी सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, वो टेम्परेचर उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। हर सॉलिड के लिए उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, जैसे ये बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और जो लोहे का होगा, आयरन का होगा, वो किसी अलग टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। कोई आपके पास दूसरा कोई सॉलिड होगा, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, बहुत सारे सॉलिड के सब्सटेंस है, हर किसी का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होगा, है ना। और हर किसी का मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, वो टेम्परेचर जिसमें वो सॉलिड क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए किसमें, लिक्विड में मेल्ट हो गए, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अच्छा, यहाँ पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला ये वर्ड लिखा है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। बट क्या पता आपको ना समझ आ रहा हो, बिल्कुल हो सकता है भाई ना समझ आ रहा हो, आप तो पहली बार पढ़ रहे हैं ना, सही बात है। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हमारा जो ये आसपास होता है ना, आसपास के वातावरण, जैसे अभी मैं जहाँ पर हूँ, ये मेरे आसपास का जो वातावरण है ना, इसमें हवा है, और वो जो हवा है ना कुछ दबाव लगा रही है। क्या लगा रही है, कुछ दबाव लगा रही है। भाई हवा है, कुछ तो दबाव लगा रही होगी, ठीक है। हाँ वो बात अलग है, मुझे इतना एहसास नहीं हो रहा। तो वही जो हवा या ये जो हमारे आसपास का वातावरण हम पे एक दबाव लगाता है, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है कि किसी भी सॉलिड को ऐसे नॉर्मल वातावरण में, जहाँ पर नॉर्मल दबाव है हवा का, ऐसा नहीं कहीं पे ज़्यादा हो कहीं पे कम हो, ऐसा नहीं, नॉर्मल जहाँ पर दबाव है, यानी नॉर्मल आपका एटमॉस्फेयर, वहाँ पर किसी सॉलिड को लेकर जाओ और उस सॉलिड को पिघलाओ। पिघलाने के लिए उसको टेम्परेचर दो, और जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड पिघल कर लिक्विड में बदल जाता है, वो टेम्परेचर उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। क्या बात समझ में आई, अब बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई। अब चीज़ें थोड़ी सी तेज चल सकती हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमें मेल्टिंग पॉइंट समझ आ गया। अब बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल उसका थोड़ा सा ही वैसा ही है, बिल्कुल जैसा मेल्टिंग था। क्या था, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉयल एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर कोई भी लिक्विड है, जैसे आपका वाटर ही ले लो, ठीक है, जैसे आपका वाटर ही ले लो, उसको आपने टेम्परेचर दिया, और जिस टेम्परेचर पर वो उबल कर, बॉयल होकर किस में कन्वर्ट होने लग जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए। जिस पॉइंट पर वो उबलने लग जाए, यानी उबल कर किस में कन्वर्ट होने लग जाए, गैस में कन्वर्ट होने लग जाए, वो टेम्परेचर, वो पॉइंट उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पे पानी तुम्हारा उबल जाता है। कितने टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस में। अच्छा, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, 273 ऐड कर देंगे। कितना आएगा भाई, 100 में 273 ऐड करोगे तो भाई 373 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, क्या बात समझ में आ रही है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। मैंने बोला जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड स्टार्ट हो जाता है बॉयल होना, यानी जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड स्टार्ट हो जाता है बॉयल होना और कन्वर्ट हो जाने लग जाता है किसमें, गैस में, वो पॉइंट उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। फटाफट से बात समझ में आ रही है। अच्छा, कोई भी जो सॉलिड है उसको जब आप हीट देते हो, हीट एनर्जी दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। किसी भी सॉलिड को जब आप हीट एनर्जी दोगे वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, यानी अपना फेस चेंज कर लेगा। और जो भी वो लिक्विड है उसके बाद उसको अगर आपने और ज़्यादा हीट दिया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। ये बात समझ आती है। जैसे कि बर्फ़ ले लो, बर्फ़ को थोड़ा सा हीट दो, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में, और अगर ज़्यादा हीट दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। गैस को अगर आप ठंडा कर दो, गैस को आप क्या कर दो, ठंडा, तो वह वापस लिक्विड में आ जाता है, और लिक्विड को और ठंडा कर दोगे तो वो सॉलिड में आ जाता है। सर एग्जाम्पल दे दो, समझ नहीं आ रहा है ना, बहुत बढ़िया बात। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, एक मिनट, मतलब ऐसा दिखा नहीं रहा, बोर्ड पे ही बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ प्रैक्टिकली करने के लिए मैंने ऐसा रखा नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, ठीक है, अगर आप ऐसे एक स्टील का ग्लास लो या किसी का भी ग्लास लो, कोई दिक्कत नहीं, कांच का ले सकते हो, स्टील का अगर आप ग्लास लो मेनली, ठीक है, हमारे घर में तो वही है ना, तो हम उसी से जानते हैं मजाक करो, ठीक है। आपको पता है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में चारों तरफ हमारे हवा है, हमारे चारों तरफ ऐसे गैस भरी होती, गैस होती है कि नहीं होती, अच्छा गैस होती है, सही बात है, हमारे चारों तरफ होती है भैया गैस। अब जैसे ही इसमें मान लो आपने क्या डाला, आपने यहाँ पर एक ठंडा पानी डाला, क्या डाला, वाटर डाला, कैसा, कूल वाटर ब्रो, जिसके अंदर आपने आइस मिला रखी है, बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी। जैसे आपने इसमें, हमने क्या करा, ठंडा पानी डाला, तो आप देखते हैं कि गिलास के ऊपर ऐसे बूंद बूंद आ जाती है, देखा है आपने भाई, ऐसा क्यों हुआ, गिलास के ऊपर ही आप देखते हो कि गिलास ऐसे गीला सा हो जाता है, बूंद बूंद आ जाती है, ऐसा क्यों हुआ भाई, ऐसा इसलिए हुआ कि जो उसके आसपास के गैस थी, उसके आसपास के जो गैस के पार्टिकल थे वो ठंडे हुए, और ठंडे होकर किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। इसीलिए गिलास के ऊपर ऐसे ये ऐसे ठंडा ठंडा ऐसे बूंद बूंद ऐसे पार्टिकल्स आ जाते हैं, ठीक है। और या फिर लिक्विड को आप बर्फ जमाना चाहते हो, आप क्या करते हो, फ्रिज में कर देते हो, तो वो ठंडा होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। तो ये भी एक एग्जाम्पल है लिक्विड से सॉलिड वाला। बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अब एक बात समझते हैं, क्या बात समझते हैं भाई, अगर
सॉलिड को अगर आप हीट दे रहे हो और वो कन्वर्ट हो जा रहा है लिक्विड में, सॉलिड को अगर आप हीट दे रहे हो तो वो कन्वर्ट हो जा रहा है लिक्विड में, तो उस प्रक्रिया को हम फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फ्यूजन, है ना, यहां पर लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, है ना, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज द चेंज ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड आल्सो नोन एज फ्यूजन। देखो मेल्टिंग क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने को मेल्टिंग ही कहते हैं, उसको फ्यूजन भी कहते हैं। यानी कोई सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है हीट देने की वजह से, उस प्रक्रिया को फ्यूजन बोलते हैं। अच्छा, लेकिन अगर लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, अगर लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, किसी लिक्विड को ठंडा कर दो, क्या कर दो? ठंडा कर दो, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में, तो उस प्रक्रिया को सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन। द प्रोसेस ड्यू टू विच अ लिक्विड चेंज इनटू अ सॉलिड स्टेट इज नोन एज अ सॉलिडिफिकेशन। इसी को फ्रीजिंग भी बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग बोलते हैं। बहुत बढ़िया बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा फ्यूजन बोलेंगे, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे। अगर किसी लिक्विड को हीट दो और वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, किसी लिक्विड को हीट दो और वो किस में कन्वर्ट हो जाए? गैस में कन्वर्ट हो जाए, इसको वेपराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन बोलते हैं। अच्छा, वेपर मतलब होता है भाप, ठीक है, वेपर मतलब होता है भाप। तो आप ये भी बोल सकते हो द प्रोसेस इन विच द लिक्विड स्टेट चेंज इनटू द वेपर स्टेट। या तो आप ऐसा बोल दो कि लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो लिक्विड से वो गैस में चेंज हो रहा है, बात एक ही है, ठीक है। किसी भी आप लिक्विड सब्सटेंस को हीट दो और वो चेंज हो जाएगा लिक्विड से किसमें? गैस में, तो उसको हम वेपराइजेशन बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, कंडेंसेशन क्या होता है? जब गैस को ठंडा करोगे, जैसे ये एग्जांपल किसका है? यहाँ पर चारों तरफ गैस थी, गैस को ठंडा करा और वो क्या बन गया? लिक्विड में, तो इसको क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन बोलेंगे। द प्रोसेस बाय विच गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। आ रही है बात समझ में? अच्छा, ये बातें समझ आ रही है। अगर कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए, अगर कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए, सर ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। अरे देखा है भाई तूने, घर में कपूर नहीं है क्या? जला दे, घर में कपूर है, जला दे, वो सॉलिड होता है, लिक्विड में चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट चेंज होगा किसमें? गैस में। सर सॉलिड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैम्फर बोलते हैं यार। क्या बोलते हैं? कैंसर नहीं, कैम्फर, कैम्फर, CAMPHOR। वैसे मेरी इंग्लिश कमजोर है, बट कहीं इतनी भी कमजोर नहीं कि मैं तुम्हें इतना ना बता पाऊँ, है ना। चलो, बहुत बढ़िया बात। तो सॉलिड से अगर कोई चीज गैस में कन्वर्ट हो रही है डायरेक्ट, विदाउट चेंज इन लिक्विड, बिना लिक्विड में चेंज हुए, सीधा किसमें चेंज हो गई? सॉलिड से डायरेक्ट गैस में। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, याद कर लो। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? सब्लिमेशन बोलते हैं। और अगर कोई भी चीज गैस से डायरेक्ट किसमें बन जाए? सॉलिड में। गैस से डायरेक्ट क्या बन जाए? सॉलिड, बिना लिक्विड बने, है ना। अभी हम एक एग्जाम्पल करवाऊंगा तुम्हें, ठीक है। अभी जब हम प्रेशर का इफेक्ट देखें तो मैं वहां तुम्हें दिखाऊंगा कि गैस से कैसे सॉलिड बनाते हैं। एक एग्जांपल दूंगा ड्राई आइस का भी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सवाल भी आते हैं। अभी 2 मिनट रुको। तो मैंने क्या बोला कि गैस से अगर कोई चीज डायरेक्ट सॉलिड में बन रही है, गैस से सीधा क्या बन रही है? सॉलिड में बन रही है, तो उस प्रोसेस को डिपोजिशन बोलते हैं। क्या बात समझ में आई? ये लिखी हुई डिपोजिशन की डेफिनेशन, इट इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग टू द लिक्विड स्टेट। आ रही है बात समझ में? तो मैंने आपको टेम्परेचर बताया, मेल्टिंग पॉइंट बताया, बॉइलिंग पॉइंट बताया, उसके बाद सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जब आप कन्वर्ट करते हो, एक फेज से दूसरे फेज में जाते हो बाय द हीट देकर, या फिर आप हीट अब्जॉर्ब करके, ठीक है, मतलब हीट बाहर निकलती है, या कई जगह पे हीट अब्जॉर्ब कर रही है, कई जगह पे हीट रिलीज कर रही है, ठीक है। अब ये वाली बात थोड़ी नहीं समझ आ रही, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा डीपली समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। प्रोसेसेस तो मैंने आपको बता दिए, कुछ थोड़ी सी बातें और बताऊंगा, बहुत छोटी बातें, अभी किताबों में लिखी हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अच्छी, जैसे खासकर प्राइवेट स्कूलों में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं काइनेटिक एनर्जी वाले, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सॉलिड होता है, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम सॉलिड, ठीक है, ये हमारा सॉलिड है। क्या है? सॉलिड। आपको पता है कि कोई भी मैटर जो होता है वो पार्टिकल से बना होता है। जी हाँ, बिल्कुल बात सही है। कोई भी मैटर जो होता है वो बना होता है पार्टिकल से, बिल्कुल सही बात है, बना लेते हैं फटाफट से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, ये हमारा जो सॉलिड है, ये यहाँ पर आपको उसके पार्टिकल्स भी मैंने दिखा रखे हैं, बहुत क्लोजली बाउंड होते हैं, ये सारी बातें आपको पता है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको हीट देता हूँ, जैसे इसको मैं क्या देता हूँ, ऐसे हीट देता हूँ, ठीक है, हीट एनर्जी दे रहा हूँ, यानी यहाँ से टेम्परेचर में बढ़ाए जा रहा हूँ, तो होगा क्या? सॉलिड के पार्टिकल मूव तो पहले से ही करना चाहते थे, आपको पता है मैटर के पार्टिकल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, बट सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण ये बहुत कम मूव कर पाते हैं। बट जैसे जैसे आप इनको हीट दोगे तो इन दोनों जैसे दो पार्टिकल, इनके बीच का ये जो बॉन्ड है हीट एनर्जी देने की वजह से टूटने लगता है, ये एक दूसरे से लूजली बाउंड होने लग जाते हैं, एक दूसरे से दूर दूर भागने लग जाते हैं, ऐसे करके दूर दूर भागने लग जाते हैं। तो ये पार्टिकल ऐसे थोड़ा थोड़ा दूर भाग पाते हैं, और जैसे ही भागने लगते हैं और इनकी क्या इंक्रीज हो जाती है, भाई,
हमने हीट एनर्जी बढ़ाई यानी टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, चलो बहुत बढ़िया बात। टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। क्या इंक्रीज हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है भाई काइनेटिक एनर्जी? तो ज़्यादा समझने की और ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जो भी चीज़ चल रही होती है, जो भी चीज़ चल रही होती है उसके पास एक एनर्जी होती है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और अब देखो, जब तक ये लूज एकदम क्लोजली बाउंड थे, एकदम बंधे हुए थे, तब तक इनकी काइनेटिक एनर्जी कम थी क्योंकि ये कम चल पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने हीट डाली और इनके पार्टिकल टूटने लगे, जब टूटने लग गए तो ये थोड़े थोड़े दूर हो गए, थोड़े थोड़े दूर हो गए, तो अब ये ज़्यादा चल पा रहे हैं, ज़्यादा चल पा रहे हैं। तो ये क्या हो गए? इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और ये क्या हो गए? लूजली बाउंड हो गए, एक दूसरे से दूर हो गए। और दूर होने की वजह से, इनके पार्टिकल दूर होने की वजह से सॉलिड से किस में कन्वर्ट होने लग गए? लिक्विड में कन्वर्ट होने लग गए। और अगर आप ज़्यादा हीट दोगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, तो ये और ज़्यादा लूजली बाउंड और ज़्यादा लूजली बाउंड और ज़्यादा लूजली बाउंड। और अगर इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो ये कैसा बिहेव करेंगे? एज अ गैस बिहेव करेंगे। यही तो मैं बोल रहा हूँ यार, हीट दोगे तो लिक्विड और हीट दोगे तो गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने तुम्हें थोड़ा काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी बता दिया। कई बार बच्चों को काइनेटिक एनर्जी टर्म में बता दिया जाता है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, इसलिए हमने आपको बता दिया। क्या आपको बात समझ में आई? अच्छा ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है लेटेंट हीट, उसको कवर करते हैं और आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने देखा कि टेम्परेचर को बढ़ाने से या घटाने से हमारा फेज कैसे चेंज होता है। फेज यानी स्टेट कैसे चेंज होता है भाई? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और टेम्परेचर कम करने से गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। क्या बात है। अच्छा अब हम देखेंगे कि प्रेशर को बढ़ाने या घटाने से, या प्रेशर का क्या कोई खेल हो सकता है जो स्टेट ऑफ मैटर को चेंज, मतलब स्टेट चेंज में कोई हेल्प करता हो या कुछ करता हो ऐसा। तो वही देखने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो अभी मैंने आपको डिपोजिशन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? डिपोजिशन। क्या होता था भाई डिपोजिशन? मैंने आपको बोला था कि कोई भी गैस डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाए? सॉलिड में, विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड। उसका कोई एग्जाम्पल नहीं दिया था, है ना? वही चीज़ आज यहीं पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने एक बीकर टाइप में ले रखा है और ये लगा रखा है पिस्टन। पिस्टन क्या होता है? जैसे तुम्हारी पिचकारी होती है ना, है ना, पिचकारी, है ना, या इंजेक्शन। तो इंजेक्शन के पीछे जो दबाने वाला होता है उसको पिस्टन बोलते हैं। जिससे आप दबाते हैं तो चीज़ें आगे निकलती है, जैसे पानी खींच लिया फिर ऐसे दबा दिया, दैट इज पिस्टन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पिस्टन लगाया और यहाँ पर हमने गैस भर लिया। कौन सी गैस भर रहे हैं? कौन सी गैस भर ले भाई? यहाँ पर हमने भरी है CO2 गैस। कौन सी भरी है? CO2। CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? पता ना, ह्यूमंस जो होते हैं, इंसान जो होते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, यही वाली बात है ना? तो वही गैस हमने यहाँ पर ले ली है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हमने इस पिस्टन से इस गैस को दबाया, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, दूर दूर होते हैं इसी कारण से गैस के पार्टिकल। और जैसे ही आपने पिस्टन को दबाया तो ये पार्टिकल बहुत पास पास आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? ऐसे बहुत पास पास आ जाएंगे, कुछ इस तरह से। भाई हमने पिस्टन को क्या करा? ऐसे दबा दिया, ये हमारा पिस्टन है। ठीक है, ऐसे। चलो, इस पिस्टन से हमने क्या करा? इन पार्टिकल्स को ऐसे दबा दिया। इससे क्या हुआ? ये पार्टिकल बहुत पास पास आ गए। जब ये पार्टिकल बहुत 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 ही पास आ गए तो जरा ध्यान से देखो, अब इनके बीच में जो इनके बीच का जो गैप है, दो पार्टिकल के बीच का गैप है, देखो बहुत कम हो गया। और कैसा दिख रहा है ये सॉलिड की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? सॉलिड की तरह बिहेव कर रहा है ना? और यही जो आपने इसको दबाया, है ना? प्रेशर क्या होता है? सबसे पहले समझो, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर यानी कि दबाव। प्रेशर यानी कि दबाव। ठीक है, जैसे अगर अभी मैं आपके ऊपर फोर्स लगाऊं या आपको ऐसे अपने हाथ से पकड़ के ऐसे दबाऊं या आपके हाथ को भी दबाऊं या कहीं पर भी मैं ऐसे जैसे ये थंब से प्रेस कर रहा हूं तो मैं इस पर क्या कर रहा हूं? दबाव लगा रहा हूं अपनी इस जगह पर। तो क्या है ये? प्रेशर। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर इस पिस्टन से प्रेशर लगाया, यानी दबाव को बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ाया, पार्टिकल बहुत पास पास आ गए, पार्टिकल बिहेव कर रहे हैं अब सॉलिड की तरह। देखो सीधा गैस से किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि CO2 को प्रेशर बढ़ाने से, एक बात तो ये समझ आई, प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है? फेज चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकती है। एक बात तो ये समझ आई। और हमने इसका एग्जांपल देखा यहाँ पर गैस से सॉलिड वाले में। ठीक है, गैस से सॉलिड हमने इसको कन्वर्ट करा, देखो बिना कोई लिक्विड बनाए, बिना कोई लिक्विड बनाए, है ना? इस प्रक्रिया को डिपोजिशन कहते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया बात। और CO2 गैस को जब गैस से डायरेक्टली सॉलिड बनाते हैं, क्योंकि ये लिक्विड तो बनी नहीं, इसलिए इसको ड्राई आइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखी बर्फ, ड्राई आइस,
है ना। अरे सूखी नहीं बोलते हिंदी में, वैसे शुष्क या शुष्क, हाँ शुष्क बर्फ बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं ड्राई आइस, ठीक है, सूखा बर्फ मत बोलना, है ना। चलो बढ़िया बात। तो ड्राई आइस क्यों बोलते हैं? क्योंकि CO2 विदाउट लिक्विड, बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधा गैस से किसमें कन्वर्ट हुआ? सॉलिड में। अच्छा, इसमें कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, आपसे पहला सवाल ये पूछेगा ड्राई आइस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? अरे भाई CO2 ही तो होता है ना। या पूछ लेगा ड्राई आइस कौन सी गैस से बनी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, उसका नाम लिख देना या उसका फॉर्मूला लिख देना CO2। अच्छा, दूसरा सवाल ये दूसरी चीज ये ध्यान देने वाली बात है कि आपसे ये बोल दिया जाए, अगर इस सॉलिड में जैसे ही आप प्रेशर को क्या कर देते हैं? कम करते हैं, प्रेशर को कम करते हैं, ठीक है। कई बार आपसे पूछा जाता है भाई ड्राई आइस को हाई प्रेशर में क्यों रखा जाता है? ड्राई आइस को हाई प्रेशर में क्यों रखा जाता है? तो इनको बोल देना जाके कि अगर हम उसका प्रेशर कम कर देंगे, क्या कर देंगे? कम कर देंगे, तो वो वापस सॉलिड से किसमें कन्वर्ट होने लग जाएगा? गैस में। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बात है, ये बात भी हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गई सर। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, अगर आप इसमें गर्म पानी वगैरह डाल देंगे, क्या डाल देंगे? गर्म पानी वगैरह, तब भी ये सॉलिड से डायरेक्ट किसमें चेंज हो जाती है? गैस में। यही कारण है जो आपने स्वर्ग देखा है ना, स्वर्ग यानी अरे आजकल ये होता है ना शादियों में ऐसे वो जो वरमाला लड़के लड़की डाल रहे होते हैं, अरे भाई खो मत, अपने उसमें मत चले जाओ, भावनाओं में बह मत जाओ, तुम्हारी नहीं हो रही है, बता रहा हूँ, देखा होगा तुमने, ठीक है, अभी तो तुम बच्चे हो, लेकिन बड़ी बड़ी सोच रखते हो तुम लोग। हाँ, तो क्या बात है, जैसे शादियों में देखा ना, तो ऐसे वरमाला वगैरह डाल रहे होते तो वहाँ पर अपने को फॉग सा कर लेते हैं, ऐसे धुआं सा कर लेते हैं। क्या होता है? ड्राई आइस ही होती है। क्या होती है? ड्राई आइस होती है। अच्छा, एक बात और, थोड़ी सी बात और, कई बार ना बच्चे समझ नहीं पाते, ड्राई आइस ज़्यादा खा लेते हैं। बर्फ़ है, बच्चे ने समझी बर्फ़ है तो खा ली, अरे भाई बर्फ़ है और किससे बनी हुई है? CO2 गैस है। और आपको पता है बॉडी के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी, तो मर भी सकते हैं, है ना, नुकसान तो करती है। तो इसलिए अधिक मात्रा में अगर आप ड्राई आइस किसी तरह से कंजप्ट कर लेते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक है, इसको नोट कर लें, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। चलिए, बढ़िया बात है। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई तो हमें पता लगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज करने से किस तरह से फेस चेंज होता है या सब्सटेंस चेंज होता है। और आज का जो हमारी इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा वो होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये दोनों चीजें ये समझने के तुरंत बाद ही समझ आ जाएंगी। अच्छा, एक बात देखो, जैसे कि हमने क्या करा, हमारे पास एक सॉलिड है, हमारे पास कोई सॉलिड सब्सटेंस है, अगर मैं इसमें हीट दूं यानी कि टेम्परेचर बढ़ाऊं तो ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, हाँ बताई थी। अच्छा, एक बात सुनो, अब जैसे मान लेते हैं बर्फ है, ये मान लेते हैं बर्फ है, ठीक है, बर्फ है, बर्फ छोड़ो, चलो कोई भी सॉलिड है, बर्फ छोड़ दो, कोई सॉलिड है, फॉर एग्जाम्पल ये जो भी सॉलिड है ये 300 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है? मेल्ट होना शुरू करता है। जब इसको आप 300 डिग्री सेल्सियस की हीट दोगे तब ये मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड पे कन्वर्ट होगा। यानी इसका इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है? 300 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर मान लो इसको मैंने दी 200 डिग्री सेल्सियस हीट दे दी या 250 डिग्री सेल्सियस हीट दे दी, तो क्या ये कन्वर्ट होगा लिक्विड में? नहीं होगा। अरे भाई नहीं होगा तो ये जो मैं हीट दे रहा हूँ, ये मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, ये हीट एनर्जी कहाँ जा रही है? ये हीट एनर्जी अब्जॉर्ब कर ले रहा है बेटे, ये हीट एनर्जी को क्या कर ले रहा है? अब्जॉर्ब। और आपको यहाँ पर ये मेल्ट होता तो दिख नहीं रहा। जब तक 300 डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा, जब तक इसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं आएगा, तब तक ये पिघलेगा नहीं। उससे आप 2 या 3 पॉइंट भी कम हीट दोगे, कम टेम्परेचर दोगे तो ये पिघलेगा नहीं। तो वो सारी हीट क्या करता है? ये सारी हीट अब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? अब्जॉर्ब कर लेता है ना। और यही जो इसने अब्जॉर्ब कर ली, जो आपको दिखाई नहीं दे रही, इसी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट का वर्ड का मतलब ही होता है हिडन। क्या मतलब होता है? हिडन। हिडन मतलब छुपा हुआ, हाइड एंड सीक खेला है तो वही बोल रहा है, इट इज द एनर्जी, चाहे एनर्जी बोलो, दैट इज अब्सॉर्ब्ड और रिलीज, है ना। जब भी आप फेस चेंज करते हो, जैसे सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में आ रहे हो, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में चेंज आ रहे हो, तो इसके बीच में जितनी एनर्जी इसने अब्सॉर्ब कर ली, जो आपको दिखाई तो नहीं दी, वो सारी उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट वर्ड का मतलब हिडन होता है। ये बात समझ आ गई। अब फटाफट से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझ लेते हैं। क्या होता है? 1 किलो सॉलिड को, कितने? 1 किलो सॉलिड ले लो। 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी उसको देनी पड़ती है, 1 किलो सॉलिड ले लो, उसको हीट एनर्जी दो, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और जितनी एनर्जी दोगे उसको कन्वर्ट होने के लिए लिक्विड में, उसी एनर्जी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू द चेंज ऑफ 1 kg ऑफ द सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? 1 किलो लिक्विड को
गैस में कन्वर्ट होने के लिए जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। इट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। 1 किलो लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर देना है, गैस में कन्वर्ट कर देना है, और उसको कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी हीट एनर्जी वो ऑब्जॉर्व करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे भाई साहब, उसी को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आशा करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई और आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए और बिल्कुल अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये वाला लेक्चर पूरा, मतलब ये वाला चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा और वो वीडियो सबसे छोटी होगी। बेसिकली 10 मिनट में मैं आपको इवेपोरेशन पूरा समझा दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।